नमस्ते दोस्तों। आप देख सकते हैं आज मैं 10वीं क्लास का चैप्टर 4 इसका नाम है कृषि के बारे में कुछ जानकारियाँ लाया। अभी मैं दोस्तों थोड़ा सा पढ़ के और इसमें से मैंने शॉर्ट वीडियो जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इनको पढ़ा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। आप लोग बहुत पढ़ते होंगे लेकिन फिर भी आपके मार्क्स बहुत कम आते होंगे। कारण ये है कि पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना क्या है ये नहीं पता होता है। बस चैप्टर पढ़ लिए, पीछे के क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, उससे पेपर में नहीं होता है। होता क्या है, हम पढ़ते कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और आ जाता है, घुमा के पूछ लेता है। इस वजह से हमारा वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं जो आज का टॉपिक मैंने लाया है कृषि, उसमें से आपको मैं दिखा सकता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, मैंने लिखा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो पहले लोग कैसे करते थे, तो प्रारंभिक, यहाँ पूरा लाइन नहीं पढ़ना, ऊपर से नहीं पढ़ना, देखिए इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ना है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ हिस्सों में आज भी प्रचलित है। ये भी नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे, आदिम कृषि का मतलब यहाँ पे है पुराने जमाने के जो औजार, कृषि औजार होते थे, जैसे लकड़ी के हल, दाव, कुदाली, खुदाई करने वाले छड़ी, परिवार और समुदाय श्रम की सहायता से की जाती है। मतलब पुराने चीज़ों का इस्तेमाल कर, पुराने औजारों का इस्तेमाल करके इन पे खेती की जाती थी। जैसे आज के टाइम में हमें है सिंचाई के लिए कुएं वो मशीनें हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम, या फिर हमारे पास मोटर है ना, इनका यूज नहीं करते थे। खेती करने, हल करने, कल्टीवेटर हमारे पास, हल ट्रैक्टर है हल जोतने के लिए, हार्वेस्टिंग मशीन आज के टाइम में। तो ये लोग, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं हुआ करते थे, तो पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए। इस प्रकार की खेती प्राय मानसून मिट्टी की प्रकृति उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उर्वरता पर निर्भर करता है। मतलब ये जो था, ये डिपेंड करता था कि पर्यावरण की उर्वरता कैसी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मैंने निशान लगाए हैं, ये पूरा निशान लगाए हैं मैंने, ठीक है। ये आप बीपीएससी 1 ये पूरा लगाए हैं। ये पूरा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन लगता है। वहीं से सेकंड क्वेश्चन यहाँ से, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कर्तन एंड दहन प्रणाली क्या होता है। हर पेपर में आता है कर्तन दहन प्रणाली। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न। ये हर पेपर में आता है। इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है, कहीं पे यहाँ पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं इसको समझाऊंगा। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। ऐसे कर लेते हैं, कृषि है, किसान भूमि के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो कृषि उस भूमि को के टुकड़े से स्थानित हो जाते हैं और खेती के लिए भूमि का कोई दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। खेती के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान उर्वरक या अन्य आधुनिक तकनीक का प्रयोग भूमि पर नहीं करते। इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये तो आपको आ गया मेन क्वेश्चन। क्या 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 आ गया, मेन क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम आपको जो पेपर में आते हैं, जैसे यूपीएससी में आते हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ये समझा लेते हैं हम कि कर्तन और धन क्या होता है। कर्तन धन का मतलब होता है, पहले क्या था, खेती खेत थे लोगों के पास, लोग कम थे, जमीन ज़्यादा थी, तो लोग क्या करते थे, उनके पास सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी, सिंचाई के साधन नहीं थे, खाद नहीं थे, उर्वरक नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, एक जगह जाते थे जहाँ फसल देखते थे कि अच्छी उपजावार है, तो वहाँ के चंद लोगों को काट लेते थे। जो बड़े बड़े पेड़ होते थे उनके सब टहनियों को सब काट लेते थे, उनको वहीं पे जला देते थे, जो राख बन जाती थी, और उस मिट्टी को फिर तैयार कर लेते थे, उसमें फसल बोते थे। तब तक फसल बोते थे, उपजा करते फसल को पैदावार करते थे वहाँ पे, जब तक कि वहाँ पे अच्छी फसल ना हो। ऐसे ही फसल की उर्वरता क्षमता कम हो जाती, खेत की उर्वरता क्षमता कम हो जाती थी, फसल उत्पादन होना कम हो जाता था।
वहां से निकल के लोग कहीं दूसरी जगह जाते थे, वहां खेत को साफ करते थे, उसे से जलाते थे, फिर उन पे खेती करते थे, फिर वहां से कहीं और चले, मतलब इसको हम बोलते हैं स्थानांतरण कृषि भी बोल सकते हैं, कर्तन धन कृषि भी प्रणाली थी, या श्लेषण बोर्ड कह सकते हैं। इसमें क्या करते थे, काटते थे, जलाते थे, खेती करते थे, फसल का पैदावार अच्छा होता था तो वो करते थे, नहीं होता था तो वहां से फिर एक दो साल करते थे, फिर वहां से कहीं और जाके सब खेत की सफाई करते थे, फिर वहां पे अपना फसल उगाते थे। वहाँ उन पे जो फैमिली के मेंबर ही काम करते थे और अपने जितना वो खाते थे उतना ही वो उत्पादन करते थे। अब इस कर्तन धन प्रणाली को अलग अलग राज्यों में और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भारत के यहाँ पे उत्तर पूर्व राज्यों में, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, में इसको क्या कहते हैं, इसको झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। तो एक नंबर एमसीक्यू में आता है कि झूम कृषि कहाँ पे बोला जाता है, कर्तन धन कृषि को झूम कृषि कहाँ बोला जाता है, तो असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में इसको झूम कृषि बोलते हैं। वहीं पे भारत के अंदर ही मणिपुर में आप देख सकते हैं, मणिपुर में इसको पामलू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पामलू बोलते हैं। और वहीं पे अगर हम थोड़ा सा और देखें, यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसे क्या बोलते हैं, दीपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीपा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे क्या बोलते हैं, दीपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या बोलते हैं, इसको दीपा बोलते हैं। वहीं ये तो हमारे हो गए अपने देश के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या बोलते हैं। अब इसको विदेशों में भी ऐसा नहीं है कि हमारे देश में झूम खेती होती थी या कर्तन धन पत्ती चलती थी, या फिर श्लेषण बर्ड, ये विदेशों में भी अभी भी होता है। तो विदेशों में इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, मैक्सिको के अंदर मध्य अमेरिका में क्या बोलते हैं, इसको मिल्पा बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे याद रखेंगे, तो देखिए मैं यहाँ बताता हूँ। मैक्सिको में क्या आता है, मो आता है, मध्य अमेरिका में भी क्या आता है, मो आता है, तो मिल्पा याद रखिएगा। मैक्सिको, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं। वेनेजुला वेनेजुला में क्या बोलते हैं, इसको कोनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनको। ब्राजील में क्या बोलते हैं, देखो वेनेजुला में क्या बोलते हैं, कोनको बोलते हैं, ठीक है। और ब्राजील में क्या बोलते हैं, रोका बोलते हैं। मध्य अफ्रीका में क्या बोलते हैं, मसाले। मध्य अफ्रीका में क्या बोलते हैं, तो मसाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसोले, सॉरी मसोले, क्या, मसोले बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से अब इंडोनेशिया में क्या होते हैं, लदांग बोलते हैं, ठीक है। वियतनाम में क्या बोलते हैं, रे के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से यूपीएससी वालों के लिए, खास तौर से यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन यूपीएससी बोलते हैं या फिर कोई भी एग्जाम आप जो देते हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पक्का एंड पक्का बनता है, इसलिए मैं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से हर बार TRE 1, TRE 2, TRE 3 में री एग्जाम, चारों में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। भारत में इस प्रकार आरंभिक कृषि की खेती को अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे देखिए, इस प्रकार की आरंभिक खेती को भारत में और भी नाम जानते हैं, जैसे यहाँ पे क्या रहा है कि मध्य प्रदेश में, ये है मध्य प्रदेश में बेवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेवर, या दहिया बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, पोडू बोलते हैं, ठीक है। और उड़ीसा में क्या बोलते हैं, पामावाड़ी अथवा कोमा, या बड़ीगा। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालरे या बाल्ट्रे, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुतवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम, तो इस नाम से इसको जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके इस तरह से क्वेश्चन को छांटे हैं और क्वेश्चन को बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने, ये देखिए BPSC 1 का हो गया, मैंने पहला क्वेश्चन समझाया, ये 2 समझाया, ये 3 समझाया, ठीक है। उसके बाद इधर मैंने 4 समझाया आपको, ये 4 हो गया, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखिए, गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। इस तरह की खेती को उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दाब अधिक होता है। दाब अधिक मतलब वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी,
ज़मीन कम होगा तो वहाँ पे लोगों को खाने-पीने की चीज़ें ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा चाहिए तो ज़मीन तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ज़मीन नहीं बढ़ा सकते तो क्या कर सकते हैं, ज़मीन की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब ज़मीन को पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, इस खेती को ऐसा कुछ उपाय सोचना होगा जिससे वहाँ वो खेती में उपज ज़्यादा हो। इस तरह की खेती को उन क्षेत्रों में कहता है जहाँ जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। यह श्रम घन खेती है और अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक खाद और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें 5वें नंबर पे कह रहा है, इसमें क्या कहता है? जैव रासायनिक का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है? गहन निर्वाह कृषि में जैव रासायनिक का उपयोग किया जाता है। अब देख सकते हो दोस्तों मेरे पास इसकी पेन की जो नोक है वो बहुत ही छोटी नहीं हो रही है, ठीक है? क्योंकि मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें जो है जैसे मोटा लिखा जा रहा है, तो ये हो नहीं पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए और हम भी कोशिश करेंगे छोटा करने का। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? वाणिज्य ऐसा कृषि जिसपे ना अच्छी बीजों का, अच्छी सिंचाई का, अच्छे खाद का उपयोग करके अधिक से अधिक पैदावार करें और वहाँ पे जो फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको बेच सकें। व्यापार के लिए खेती जब की जाती है उसको वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। और जब गहन निर्वाह कृषि मतलब निर्वाह के लिए तो करेंगे लेकिन ज़्यादा उत्पादन चाहिए, यानी कि फैमिली बड़ा है और उत्पादन कम हो रहा है, तो वहाँ पे गहन निर्वाह कृषि करेंगे, ठीक है? जीविकापार्जन क्या होगा? फैमिली छोटा है और उसी में इतने ही खेत में सब लोग काम कर रहे हैं, उसी से निर्वाह चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जीविका। एक मिनट थोड़ा-सा देख लेते हैं, यहाँ बताया था। प्रारंभिक निर्वाह कृषि, इसको निर्वाह कृषि बोलेंगे। लेकिन जब यहाँ पे गहन निर्वाह या गहन जीविका कृषि उसको बोलेंगे, जिसमें हमें आदमी के लोगों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि जो उपभोक्ता है, सामान का यूज़ करने वाला है, परिवार की संख्या ज़्यादा है, खेत की संख्या कम है, तो वहाँ पे गहन निर्वाह कृषि होगी। वहीं पे वाणिज्यिक कृषि क्या होगी? जहाँ पे व्यापार के लिए खेती की जाती है, उसको हम वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं। व्यापार के लिए खेती की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंदर देख सकते हैं आप, जैसे इस तरह की खेती के एक मिनट इस तरह की खेती के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले एच वाई वी देखिए ये एच वाई वी का यूज कर रहा है, रासायनिक उर्वरकों का यूज कर रहा है, कीटनाशकों का यूज कर रहा है, अधिक पैदावार करना है, ठीक है? इसका कृषि के व्यापारीकरण स्वर विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल उदाहरण है। और हरियाणा और पंजाब में चावल का अधिक ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। ठीक है? इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैंने बनाए हैं। छठा क्वेश्चन हो गया आपको ये। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में क्या है? देखिए भारत में 3 फसल ऋतु पाई जाती है जिसे हम खरीफ, रबी और जायद फसल कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है और जायद फसल क्या होता है। देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं किस तरह से इसको याद करना है। खरीफ में 2 अक्षर का है, तो गेहूँ 2 अक्षर का है, चना 2 अक्षर का है, ठीक है? तो गेहूँ के साथ चना हो गया, गेहूँ, चना, सरसों, मटर, ठीक है? तो ये सब जो है ये रबी फसल है। खरीफ फसल 3 अक्षर का है तो इसमें रख लिए 3 अक्षर में आ जाएगा आपका चावल आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ठीक है? चावल, मक्का, कपास, ठीक है? तो ये सब आपका खरीफ फसल में आ जाएगा। अब ये कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, किस ऋतु में होता है, ये आपको डिटेल से बताएँगे बाद में, ठीक है? ये अभी बता देते हैं, कोई बात नहीं, पहले जायद फसल समझ लेते हैं। जायद फसल वो होता है जो हमें गर्मियों में मिलता है और जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा जैसे आम हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जायद फसलें होती हैं, ठीक है? जो हम फलों के रूप में लेते हैं लगभग, ठीक है? अब देखिए रबी फसलों के शीत ऋतु में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। देखिए रबी फसल मतलब गेहूँ को देखिए ठंडी में बोया जाएगा क्योंकि उसके पौधे नाज़ुक होते हैं, ज़्यादा गर्मी होगी तो गर्मी से गल जाएगा वो, इसलिए यहाँ पे इसको कब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि अप्रैल, मई, जून में के बीच में काटा जाता है। इसको ऐसे होली के समय में होलिका दहन होता है तो क्या गेहूँ के उपले जलाए जाते हैं, गेहूँ के जो फलियाँ होती हैं वो जलाई जाते हैं। जिससे क्या होता है याद रहेगा कि आपको होली में इसको काटा जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। देखिए मैंने बताया था आपको कि जो रबी में 2 अक्षर है तो गेहूँ, जौ, चना ये याद रख सकते हैं। देखिए गेहूँ के साथ सरसों पैदा होता है, ठीक है? और चना के साथ मटर होता है, तो याद हो गया आपको। गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों ये क्या है? फसलें हैं। हालाँकि ये फसलें देश के बहुत बड़े भाग में
हो जाती है। उत्तर उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश गेहूं और दूसरी रबी फसलों के उत्पादन के लिए अहम राज्य है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विपक्ष के होने से विपक्ष से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में मदद कर देती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की कामयाबी भी इन सभी फसलों के उत्पादन वृद्धि की एक महत्वपूर्ण घटक है। अब हरित क्रांति क्या होता है आपको तो पता ही है। हरित क्रांति वो था जो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक, सिंचाई और अच्छी बीज बीज का यूज एच वाई वी का यूज बीजों का यूज किया गया था। ये तो आपको पता ही है ना। और खड़ी फसल आते हैं उसी की जगह पे 8वां क्वेश्चन इसको बनाया हमने। ठीक है, खड़ी फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आने के साथ बोई जाती है। सितंबर से अक्टूबर में इसको बोई जाती है। सितंबर से अक्टूबर से काटा जाता है। इन इन जून जुलाई में इसको बोया जाता है। ठीक है, इसमें नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँ आपको। अभी छुट्टी जैसे पड़ी है, छुट्टियाँ पड़ी है तो अभी गाँव जाओगे तो आप धान के बीज देख सकते हैं बोते हुए। जुलाई अगस्त में इसको रोपण विधि द्वारा देख सकते हैं, रोपण विधि द्वारा इसको लगाया जाता है धान। ठीक है, तो इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल में भारत में चावल की खेती मुख्य रूप से असम कहाँ कहाँ होता है ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो कौन कौन सी फसल यहाँ बोला मैंने, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, तूर को अरहर बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, ठीक है, सोयाबीन ये सब शामिल है। भारत में चावल उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कोकण के तट क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चंबल चावल पंजाब और हरियाणा में भी बोए जाने महत्वपूर्ण फसल बन गए। यहाँ असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के धान की 3 फसलें को देखो वहाँ पे 3 फसलें कौन-कौन सी हैं? धान की 3 फसलें होती है। ओस ये भी इम्पोर्टेंट है, अमन और बोरो। ये धान की 3 फसलें हैं। ठीक है? तो आप देख सकते हैं धान की 3 फसलें हैं। ठीक है? तो इस तरह से कहाँ पे पश्चिम बंगाल धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। क्या रबी और खरीफ फसल के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मियों का समय जो होता है उसमें जायद फसल बोई जाती है। और जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें कृषि की बना जाती है। गन्ने की फसलें को तैयार किए लगभग 1 साल लगते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं आप 10वां क्वेश्चन हो गया। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन पहले पेज पे 10 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, पहले और दूसरे पेज पे 2 पेज पे 10 क्वेश्चन बने हैं। सिर्फ इस 10 क्वेश्चन को करके आप पूरा सारा सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शायद मैं पे होगा 11वां यहाँ पे और 12वां यहाँ पे। 11वां देखिए मुख्य फसलें, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि भारत में उत्पादित की जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफी, गन्ना, तिल, कपास और जूट आदि। ये 11वां क्वेश्चन हो गया। 12वां चावल भारत में अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन चावल है। हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन करने वाला देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे हम खाने के लिए, है ना, उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊपर तथा अधिक आर्द्रता 100 डिग्री से अधिक वर्षा की जरूरत होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसे सिंचाई सुविधा का विकास करके उगाया जाता है। चावल की फसल उत्तर पूर्वी मैदान तटीय क्षेत्रों और डेल्टा प्रदेशों में की जाती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल संभव हो सका है। तो देखिए आप 12वां क्वेश्चन, ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं ये 13वां क्वेश्चन गेहूं के लिए। ठीक है, ठीक है, उसके उसके जस्ट 14वां क्वेश्चन, यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है ये मोटे अनाज। 15वां हो गया बाजरा। ठीक है, 16वां हो गया मक्का। ठीक है, उसके बाद 17 हो गए हमारे दालें। ठीक है, 18 हो गए हमारे गन्ना। 19 हमारे हो गए तिलहन। 20 हमारे हो गए चाय। ठीक है, उसी के अंदर और भी फसलें होती है 20। ठीक है, उसके बाद आप 21 देख सकते हैं यहाँ पे, इसके नीचे जस्ट 21 है। ठीक है, ये यहाँ
21 है यहाँ पे, ये है 21 में चाय की खेती, रोपण कृषि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। चाय भी रोपण की जरूरत है, पेय पदार्थ है। इस तरह से एक एक करके समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से ये किए जाते हैं। देखो 22 कॉफी हो गया, बागवानी फसल 23 हो गया, ठीक है। खाद्यान्न, अब खाद्यान्न फसलें वो जो खाई जाती है, ठीक है। बागवानी फसलें होती है जो पीने यूज में किया जाता है। और ये अखाद्य जो खाते नहीं, जैसे रबर हो गए, 24 हो गए रबर, 25 हो गए कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, ठीक है। 26 हो गया जूट, ठीक है। 27 देख सकते हैं आप, 27 26 जूट हो गए। कप से फसल, रेशेदार फसलें 26 हो गए, कपास 27 हो गए। गोदान ग्रामदान क्या था ये 29 हो गए, 28 28 है जूट, ठीक है। उसके बाद 29 30, इसी में 30, यहाँ पे बीच में 30 हो गए। जमीन मुहैया कराई गई, ठीक है। उसका नाम था उसका श्री रामचंद्र रेड्डी, जमीन दान में 80 किसान को 80 एकड़ भूमि दिया था। 31 ये हो गए रफ्ती क्रांति इसको कहा गया था, 31। और ये देखिए आप क्रॉस लगा के, टॉपिक में नहीं है फिर भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे 32 क्वेश्चन, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सी सब कटा हुआ है तो मैंने फिर भी डाल दिया कि पढ़ ले आप। और अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम, मेरे नाम से विनोद शाह के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर हाई लिखिएगा, हम आपको, ठीक है। विनोद शाह, विनोद VINOD विनोद, जैसे विनोद लिखना है बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। और अभी इसमें डिटेल से नहीं समझाया, क्योंकि डिटेल से इसलिए समझाया क्योंकि मेरे पास एसी नहीं है और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। कुछ ही क्वेश्चन मैंने 12-13 क्वेश्चन समझा पाया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, देख सकते हैं। और मैं अपना जो दोस्त के दुकान घर है वहाँ पे आके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। रोड के साइड में घर है, गाड़ी आने आने की आवाज़ आती है, फिलहाल आवाज़ तो यहाँ भी आ रही है, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ एक रूम बनाऊँ और वहाँ पे एसी वेसी लगवा के, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है अभी, थोड़ा सा कुछ देर वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, फिर मैं स्टूडियो बनाऊँगा अपना, और कुछ पैसे के इंतजाम पर मैं लगाऊँ स्टूडियो बना के, और फिर मैं स्टूडियो पे बड़े बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, आप लोग को बताऊँगा कि किस तरह से तैयारी करना है, चाहे क्लास 10वीं का हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। 10वीं में तो ये रामबाण है, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये 30-32 क्वेश्चन छोटे-छोटे बने हैं, यही पढ़ना है। और आप पढ़ के देखिएगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। मैंने इसको एक बार पढ़ के नहीं बनाया, 3 बार पढ़े, एक बार पढ़े हैं, खुद समझे हैं, ठीक है। फिर उसको दोबारा पढ़े हैं, दोबारा मैंने पेपर को एनालाइज़ किया है। पेपर को एनालाइज किया है कि कौन से 4-5 पे बीपीएससी का, यूपीएससी का, बिहार पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, जितने भी एग्जाम इधर हाल फिलहाल में हुए, मैंने वो पीडीएफ निकाल के उसको पढ़े हैं, और फिर उन क्वेश्चनों को मैंने एनालाइज किया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर उन क्वेश्चनों को मैंने उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तो रामबाण है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कई सारे बच्चे कहते हैं कि मैं जैसे मान लीजिए किसी का एग्जाम आता है, जैसे एसएससी का एग्जाम आता है, तो क्या करते हैं, एसएससी की बुक ले लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो और पेपर देने जाते हैं और क्लियर नहीं होता है। कारण क्या है, उसमें टॉपिक ठीक है होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते हैं, और सारे नहीं होते हैं, और होते हैं तो एमसीक्यू में होते हैं, या फिर वैसे होते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस नहीं समझ, इसमें क्या है, सब सीक्वेंस में सारे चैप्टर आपको सीक्वेंस में दे रहा हूँ मैं, पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला हूँ, ठीक है। अभी 10th का डाला हूँ, फिर 11th का डालूंगा, फिर 12th का डालूंगा, फिर 9th का डालूंगा, फिर 8th का डालूंगा, फिर 7th का, फिर 6 का, ये आपका ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा 10th से शुरू किया, लेकिन अगली बार जो ज्योग्राफी या हिस्ट्री शुरू करूंगा, तो 6 पहले, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर सारे सब्जेक्ट ऐसे करूंगा। फिर हिस्ट्री हो जाएगा आपका, इस तरह से पोल साइंस हो जाएगा, इस तरह से आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका बिहार जीके हो जाएगा। उसके बाद मैं जितने इस तरह से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आप यहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब उसको ऐसे नहीं पढ़ना है, आप जब बुक ले आए उसको पढ़ लिया पेपर देने चले गए, नहीं होगा क्लियर आपको, ठीक है। आपके लिए इसके लिए यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, और इसमें से आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें से जो जो मैंने पॉइंट बनाया उसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। जो आपको याद है बेस्ट है, जो याद नहीं है उसको
कलर कर लीजिए, ताकि दोबारा जब पढ़े तो सिर्फ जो याद नहीं है वो याद करना, बाकी पे नज़र मार लेना, जो याद नहीं है उसको याद करना। उससे क्या होगा कि आप जो याद नहीं है उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे, उसको अच्छे से याद कर पाएँगे और अच्छे से आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? आपको उन क्वेश्चनों को लिख लेना है और उन क्वेश्चनों को लिखने के बाद एक-एक करके आप उनको याद करें। जो याद हो जाएगा उसको क्या करना है, आपको चाहे तो उसको टिक कर लीजिए, उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। पढ़ना है मतलब सन से नज़र देना है, जो याद नहीं उसको ध्यान से समझना है, सोचना है और फिर आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा, आप 1 घंटे में पूरी बुक पढ़ सकते हैं। 1 महीने बाद, जैसे 2 बार 3 बार आप कर लीजिएगा, तो 1 घंटे में पूरी बुक आपका हो जाएगा और वैसे पढ़ने बैठिएगा तो आपको 2 3 4 दिन 5 दिन लग जाएगा, वो पूरी बुक पढ़ने में, अगर ढंग से पढ़ना चाहें तो। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मेरे चैनल में नया भी चैनल बनाया हूँ, मेरे चैनल पे लाइव नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही लाइव आएगा, क्योंकि ये भी नया खोला तो वो 3 महीने टाइम कह रहा है, प्लस में 500 सब्सक्राइबर कह रहे हैं। जैसे ये पूरा होगा मुझे लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं अपने बोर्ड पे लाइव पढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग को अच्छा लगे तो प्यार देना। नमस्ते।